घंटे में हम आपको बताएंगे कि ग्लोबल मार्केट से किस तरह के संकेत मिल रहे हैं और उसको लेकर बाजार पे रणनीति आपके लिए क्या होनी चाहिए और इसके अलावा खबरों के दम पर आज कौन से स्टॉक्स एक्शन में देखने को मिल सकते हैं, इन सब पर हम बातचीत करेंगे। लेकिन अगर कल के मार्केट की बात करें तो काफ़ी शानदार रहा है ये 2 दिन मार्केट के लिए। कल हमने इस शुरुआती कारोबारी सेशन में कुछ कमजोरी ज़रूर देखी थी, लेकिन देखिए फिर निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी भी देखी गई है और निचले स्तरों से काफ़ी अच्छा सुधार भी देखने को मिला है। निफ्टी में देखिए करीब करीब 160 अंकों की बढ़त निचले स्तरों से देखी गई, 131 अंक ऊपर बंद हुआ। सेंसेक्स में भी 600 अंकों की रिकवरी देखी गई और 450 अंक ऊपर करीब बंद हुआ सेंसेक्स भी। बैंक निफ्टी में तो शानदार रिकवरी थी कल और 161 अंक ऊपर कल बैंक निफ्टी में भी क्लोजिंग देखने को मिली। तो कल दूसरा दिन भी जो था वहां पर भी हमने अच्छी क्लोजिंग दी है। अब आने वाला जो हफ्ता है, जैसा कि हम आपसे बात भी कर रहे हैं, कि काफी ज्यादा वॉलेटाइल हो सकता है। अर्निंग सीजन की भी शुरुआत होने वाली है, थोड़ा कॉशियस रहने की यहाँ पर जरूरत है, लेकिन अभी तक तो मार्केट का सेटअप अच्छा ही दिखाई दे रहा है। आगे बढ़े और एक बार ग्लोबल एशियन मार्केट से किस तरह के संकेत मिल रहे हैं एक बार वहां पर भी नजर कर लेते हैं। इस वक्त अगर देखें एशियन मार्केट में तो हल्की यहाँ पर कमजोर शुरुआत देखने को मिल रही है। एसजीएक्स निफ्टी नीचे है, करीब 18 अंक नीचे इस वक्त कारोबार कर रहा है। हैंगसेंग में देखिए 223 अंकों से ज्यादा की कमजोरी इस वक्त हैंगसेंग में देखने को मिल रही है। निक्केई में 200 अंकों से ज्यादा की कमजोरी है इस वक्त। शंघाई देखेंगे तो ये लाल हरे निशान में है, करीब 31 अंक ऊपर इस वक्त शंघाई का बाजार है। तो जो शुरुआत हम कहेंगे वो हल्की कमजोरी या फिर मिले जुले संकेत कह सकते हैं देखने को मिल रहे हैं। ग्लोबल मार्केट की बात करें तो यहाँ से जो क्यूज मिल रहे हैं इस वक्त वो थोड़े पॉजिटिव हैं। यूएस मार्केट से कुछ सहारा देखने को मिला है। नतीजों से पहले अगर बात करेंगे तो यूएस मार्केट में शानदार रिकवरी देखी गई है। डाउ जोन्स में हमने देखा 300 अंकों से ज्यादा की रिकवरी देखी गई। तो कल की जो कमजोरी थी आज वहां से रिकवरी देखने को मिली है, तो देखना होगा उस पर आज भारतीय बाजार कैसा रिएक्ट करता हुआ नजर आता है। S&P 500 और नैस्डैक में भी हमने देखा 1-1% की तेजी कल देखी गई है। अब बात करते हैं ब्रेंट क्रूड की। तो ब्रेंट के जो है वो अब 3 साल के ऊपरी स्तर पर पहुंच चुका है और $83 के करीब इस वक्त कारोबार कर रहा है। डॉलर इंडेक्स में मजबूती आई है और $94 के पार डॉलर इंडेक्स भी निकल चुका है। बिटकॉइन का भाव यहाँ पर भी आप नजर रखिए, क्योंकि अब ये जो भाव है ये $51,000 के भी पार निकल चुका है। तो ये जो ग्लोबल मार्केट से संकेत मिल रहे हैं वो इस वक्त कुछ अच्छे ही संकेत कह सकते हैं हम मिल रहे हैं, लेकिन ब्रेंट क्रूड जो है वो काफ़ी ऊपर आ चुका है, तो ये कहीं ना कहीं परेशान कर सकता है। लेकिन एशियाई बाजारों की बात करें तो इस वक्त तेजी तो आई थी, लेकिन देखिए वापस से कमजोरी देखने को मिल रही है और कमजोर शुरुआत हम कह सकते हैं एशियाई बाजार की तरफ से भी इस वक्त देखने को मिल रही है। लेकिन इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है वो यह है कि ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत पर फिर से भरोसा जताया है। हम आपको बता दें कि 28 सितंबर को सरकार ने मूडीज के साथ बैठक भी की थी रेटिंग में बदलाव को लेकर, और देखिए अब ये आउटकम भी निकल कर आया है और जिस तरह से इकोनॉमी में फिर से एक रफ्तार शुरू हुई है, हम देख रहे हैं कि 2019 से अगर कंपेयर करें तो इस वक्त जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो काफ़ी बेहतर स्थिति में नजर आ रहा है। तो मूडीज ने भी भारत का जो आउटलुक है उसको नेगेटिव से स्टेबल कर दिया। हालांकि रेटिंग में यहाँ पर कोई बदलाव नहीं किया है, लेकिन आउटलुक को स्टेबल कर दिया है। और भारत के आउटलुक पर मूडीज इन्वेस्टर सर्विस के वीपी एंड सीनियर क्रेडिट ऑफिसर विलियम फॉस्टर का बयान भी एक बार आपको सुना देते हैं। Economies have different needs, especially low-income economies, and India is both a vibrant, very large economy, but also with very low per capita income. So there's a need for government spending, but there's a trade-off, and so ultimately, as long we will certainly be closely following the extent to which government spending will focus on things like capital formation and contributing to stronger potential growth in the future. But ultimately, it is a trade-off, and there need to be difficult decisions made from a policy perspective on where to allocate scarce resources. So, spending in itself and larger deficits aren't in a vacuum necessarily bad, but as long as they're focused on spending that contributes to stronger growth and higher levels of nominal GDP growth that can then help reduce deficits in the future, those are potentially stronger ways to spend money that can contribute to a better growth dynamic and better fiscal outcomes in the long term.
बिल्कुल। तो ये थे विलियम फॉस्टर, वीपी एंड सीनियर क्रेडिट ऑफिसर मूडी इन्वेस्टर सर्विस के, और इनका कहना है कि भारत में जो रिकवरी हो रही है वो काफ़ी अच्छी तरीके से हो रही है। जो वैक्सीनेशन को लेकर सरकार जो कदम उठा रही है वो भी काफ़ी अच्छा है, और आने वाले समय में तीसरी लहर को लेकर भी जो बात चल रही थी उसका भी ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट इस वक्त इकॉनमी में दिखाई नहीं दिया। तो अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है, आउटलुक इसलिए बदला है, रेटिंग वही बरकरार रखी है। तो चलिए, ये तो था मूडीज का आउटलुक, और उस पर आज भारतीय बाजार कुछ रिएक्ट करता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन संस्थागत निवेशकों के आंकड़े किस तरीके से थे ये हम आपको बता देते हैं। कैश मार्केट में 1915 करोड़ की कल बिकवाली करके गए हैं विदेशी निवेशक। कल ये आंकड़ा खरीदारी का था, प्रोविजनल आंकड़े हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। डीआईएस कैश मार्केट में खरीदारी उनकी बरकरार है, और कल भी करीब 1861 करोड़ की खरीदारी देखी गई थी डीआईएस कैश मार्केट में। लेकिन इंडेक्स फ्यूचर में भी एफआईआई ने बिकवाली ही की है, करीब 580 करोड़ की बिकवाली करके गए हैं कल विदेशी निवेशक। तो विदेशी निवेशकों की तरफ से जो आंकड़ा है वो कल के लिए बिकवाली का है। तो इन तमाम आंकड़ों को कैसे देखना चाहिए आज के लिए, और मार्केट में स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, इस पर भी बात कर लेते हैं। और हमारे साथ इस वक्त इक्विटी 99 के राहुल शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। राहुल, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। सबसे पहले तो आपकी मार्केट पर राय जानना चाहेंगे, जिस तरह के जो संकेत मिल रहे हैं इस वक्त। सबसे पहले तो निफ्टी बताइए, क्या लेवल्स आज के लिए आप आज अहम होंगे, कौन से लेवल्स आप वॉच करेंगे? गुड मॉर्निंग पूजा। देखिए, जिस तरीके से मार्केट ने कल हमें परफॉर्मेंस दिखाई है, कल हम अगर बात करें तो फर्स्ट हाफ में हमने एक फ्लैटिश मूव देखा था, बट सेकंड हाफ में जिस तरीके की तेजी आई, बहुत अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में हमने सारे ही अपने रेजिस्टेंस लेवल जो कि पहले करीबन 17,750 और 800 के आसपास थे, उनको ब्रेक करते हुए अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में हमने ऊपर की तरफ क्लोजिंग देखने को मिली। अब अभी जो ग्लोबल संकेत जो मिल रहे हैं, जिस तरीके से एसजीएक्स निफ्टी भी मैं बोलूंगा ऑलमोस्ट फ्लैटिश मूव के आसपास से दिखा रहा है, करीबन 25 पॉइंट्स के आसपास की डाउन दिखा रहा है। बट मुझे नहीं लगता कि ये यहाँ पे कोई इससे फर्क पड़ेगा, सिर्फ एक माइन्यूट इंडिकेटर की तरह अभी साबित होगा। देखिए, अभी निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो निफ्टी में जो 17,750 का लेवल है वो एक अभी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह बन के आ रहा है। अगर ये लेवल अगर ब्रेक होता है तो मुझे लगता है नीचे की ओर 17,675 और 17,650 अगले सपोर्ट पॉइंट बन के आएंगे निफ्टी के लिए। सिमिलरली अपसाइड में अगर आप देखेंगे तो 17,910 एक हर्डल पॉइंट रहेगा। उसके ऊपर मुझे लगता है कि 17,950 और 18,000 के लेवल्स हम लोग को देखने के मिलेंगे। बट हमने देखा है कि मार्केट में जब भी इन लेवल्स के आसपास जाने की कोशिश करी तो वहां से एक बिकवाली का सेशन देखने को मिलता है। अब जैसे मूड और माहौल लग रहा है, मुझे लगता है कि डेफिनेटली हम लोग आने वाले समय में बहुत ही जल्द 18,000 के लेवल्स हम निफ्टी में देख पाएंगे। अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो देखिए, बैंक निफ्टी में 37,600 एक सपोर्ट की तरह है। अगर वो ब्रेक होता है तो नीचे की ओर मुझे लगता है 37,400 एंड 37,250 विल बी द सपोर्ट पॉइंट्स फॉर बैंक निफ्टी। एंड सिमिलरली ऑन अपसाइड फॉर 37,925 will act as a hurdle. If we cross it, then 38,150 and 38,370 will be the levels which will act as a resistance for the market. ठीक है, तो निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए आपको लेवल्स बता दिए गए हैं। इसके अलावा राहुल, आज कौन से शेयर्स हैं जहां पर कि आपकी नजर रहेगी? देखिए पूजा, सबसे पहला स्टॉक जो रहेगा वो इंफ्रा स्पेस से है। अभी हाल ही में इसमें बहुत सारे अच्छे डेवलपमेंट्स भी होते हुए दिखे हैं। स्टॉक का नाम है डीबीएल, दिल्ली बिल्डकॉन लिमिटेड। देखिए, दिल्ली बिल्डकॉन बहुत ही अच्छी कंपनी है इंफ्रा स्पेस में, और मुझे लगता है कि अब ये जो टेक्निकल चार्ट्स पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन का हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है डेली चार्ट्स पे, और ये जो स्ट्रक्चर है वो बहुत अच्छा पॉजिटिव स्ट्रक्चर है। वॉल्यूम्स में भी हमने इजाफा होते हुए देखा है पिछले कुछ सेशंस में, और वीकली चार्ट्स अगर आप इसके देखेंगे तो वहां पे एमएसीडी का एक क्रॉस ओवर विजिबल है। ये अपने सारे इंपॉर्टेंट जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होते हैं उनके ऊपर ट्रेड कर रहा है। अब अगला जो हर्डल है वो करीबन 610 रुपए के आसपास है। अभी इसका भाव जो अभी लास्ट क्लोजिंग मिली है वो 600 रुपए के आसपास मिली है, 598। तो इन लेवल्स के हिसाब से जो स्टॉप लॉस बन के आ रहा है वो आ रहा है 580 पे, और टारगेट बन के आ रहे हैं 625, फिर दूसरा टारगेट आ रहा है 645। तो कोई भी अपनी पोजीशन यहाँ बनाना चाहता है तो इन लेवल्स को जरूर देख के चलें। स्टॉप लॉस का बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखिए। दूसरा स्टॉक जो मैं लेके आ रहा हूँ उसका नाम है पूजा एमएसटीसी। देखिए, एमएसटीसी के अगर आप चार्ट्स को अगर देखेंगे तो उसने कल भी एक बहुत अच्छा मूव दिखाया था, और एक बड़ी वाइट कैंडल का फॉर्मेशन हमें डेली चार्ट्स पे होता हुआ दिखा, जिसने अपने सारे इंटरमीडिएट हाईज
को क्रॉस करते हुए ऊपर की तरफ सस्टेन किया है और ये जो लेवल्स हैं करीबन मार्च 2021 के बाद में इस स्टॉक के अंदर देखने को मिल रहे हैं और ये जो एक बड़ी हॉरिजॉन्टल लाइन का ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है, मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा ऊपर की तरफ जाने के लिए। MACD को भी अगर आप देखेंगे तो एक क्रॉसओवर के जंक्शन पे है और वीकली RSI करीबन 62 पे है, जो बहुत अच्छी स्ट्रेंथ दिखाता है। अभी इसका भाव चल रहा है 330 रुपए, तो यहाँ पे अगर कोई अपना ट्रेड बनाना चाह रहे हैं तो स्टॉप लॉस रखेंगे 315 का और जो लक्ष्य बन के आ रहे हैं वो करीबन आ रहे हैं 350 से लेके 365 के MSTC के अंदर। ऑल राइट, तो ये थी स्ट्रैटेजी MSTC और दिलीप बिल्डकॉन यहाँ पर खरीदारी करने की राय। राहुल, इसके अलावा आपकी तरफ से कोई डिस्क्लोजर इन दोनों स्टॉक्स को या रणनीति जो आपने सुझाई मेरे इसमें कोई भी निवेश नहीं है, ना ही मेरे क्लाइंट्स के पास में है, तो क्लीन डिस्क्लोजर। ऑल राइट, राहुल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और सुबह सुबह ये रणनीति हमारे दर्शकों को सुझाने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं कुछ खबरों का। और आज की बड़ी खबर है कोयला की सप्लाई को लेकर। कोयले की सप्लाई सुधरने को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। कैप्टिव कोयला माइंस को अब अपने कुल आउटपुट का करीब 50% कोयला खुले बाजार में बेचने की मंजूरी मिल गई है। और क्या डिटेल्स इस खबर से जुड़ी ये भी समझ लेते हैं। मेरे सहयोगी डिम्पी कालरा जुड़ चुके हैं पूरी डिटेल्स लेकर। डिम्पी, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। जो कोयले की दिक्कत है देश में, सरकार उसको लेकर काफ़ी गंभीर है और सरकार ने अभी फैसला लिया है कि जो कैप्टिव माइंस होती हैं, असल में कैप्टिव माइंस होती क्या है? कैप्टिव माइंस वो माइंस होती हैं जो किसी निजी अधिकार के अंदर होती हैं। हालांकि सारे के सारे रिसोर्सेज नेशनल इंटरेस्ट के अंदर होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ कोल माइंस होती हैं जो कि निजी यूज़ के लिए सरकार दे देती है कि ये आपका ये आपने खोदा है, आपने खदान किया, तो इसलिए आप इसको इस्तेमाल कीजिएगा। लेकिन गवर्नमेंट कभी भी नेशनल इंटरेस्ट के अंदर आके 1960 के अंदर एक इनका कानून बना था, उसको उन्होंने अमेंड किया और ये कहा कि आज देश को इस कोयले की ज़रूरत है, तो आप 50% अपनी कोल माइंस का बेच सकते हैं बाहर, हम आपको पैसा दे देंगे, आपकी क्वालिटी के अनुसार पैसा दे देंगे और जो आपकी कोयले की क्वालिटी होगी, लेकिन आप 50% आपको हम आपकी कैप्टिव माइंस से ही आपको अनुमति कर रहे हैं। ये सरकारी कंपनीज पे भी लागू होगा और ये निजी कंपनीज पे भी लागू होगा। ये दोनों कंपनीज अपना कोयला जो है और लिग्नाइट, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है लिग्नाइट, उसको भी खुले बाजार में बेच सकते हैं। अब इससे फायदा क्या होगा? देखिए, पावर की शॉर्टेज बहुत ज़्यादा है। कम से कम इस कैप्टिव माइन से जो एक्सपेक्टेड आंकड़े हैं वो ये है कि 500 मिलियन टन का पर वर्ष, यानी कि हर साल करीब आपको आपूर्ति हो जाएगी, जो मेजरली पावर कंपनीज की शॉर्टेज है। पावर कंपनीज का आपको मैं बता दूं सिर्फ 5 से 7 दिन का कोयला है और कई प्लांट्स ऐसे जिनके पास सिर्फ 2 दिन का कोयला है। ट्रांजिट में भी कई बार 2 दिन लग जाते हैं, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि इनको ये कैप्टिव माइंस का सरकार जल्दी से जल्दी फैसला ले, क्योंकि ये नेचर के अधीन है, आप इसको एकदम से जल्दी नहीं बढ़ा सकते। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, कोयले के जो चलते हुए हैं इसमें 70% बिजली की जो मांग है वो बढ़ी है और आगे चल के एक रिपोर्ट भी ये कहती है कि अगले साल फिर से CAGR जो ग्रोथ है पावर कैपेसिटी की वो करीब 6% से और बढ़ने वाली है। तो आपके पास जो रिसोर्सेज हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज अभी पर्याप्त मात्रा में नहीं है और जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उस पर सरकार ने जो कैप्टिव माइंस वाला हिस्सा उसको खोल दिया। किस किस कंपनी को बेनिफिट होगा मैं जल्दी से आपके सामने वो बता देता हूं। टाटा स्टील के पास अपने कैप्टिव माइंस हैं, JSPL जिंदल स्टील एंड पावर की लिमिटेड के पास कैप्टिव माइंस हैं, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के पास कैप्टिव माइंस हैं और साथ ही निवेली लिग्नाइट जो कि लिग्नाइट का सबसे बड़ा भारत में प्रोड्यूसर्स हैं, उनके पास भी कैप्टिव माइंस है। टाटा स्टील की जो कैप्टिव माइंस है बकारो में है, झरिया में है और इनके पास 9.5 मिलियन TPA की कैप्टिव माइंस है, इनकी बड़ी कैप्टिव माइंस है। और निवेली लिग्नाइट की ओडिशा में है, जिंदल स्टील की जो अलग अलग जगहों पर हैं, इनकी खासकर झारखंड में भी कैप्टिव माइंस है और सेल की भी कैप्टिव माइंस झारखंड और पश्चिम बंगाल में है। तो ये सारी की सारी कंपनी जो भी आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे थे आज सब बेनिफिशियरी होने वाली है। इनडायरेक्ट बेनिफिशियरी पावर कंपनीज होंगी जिनके पास ये कोयला मिल जाएगा। ओके, तो पावर कंपनीज काफी बड़ी बेनिफिशियरी होंगी। इसके अलावा टाटा स्टील, JSPL, NLC, इंडिया जैसी कंपनियों को भी फायदा मिलेगा। आज पूरा एनर्जी पैक ही फोकस में है। हमने आपको कोल के बारे में बताया, आज नेचुरल गैस से जुड़ी भी खबर आ रही है। डिम्पी, नेचुरल गैस की जो कीमतें हैं वो 12 साल की ऊंचाई पर पहुंच चुकी हैं। अब ये जो डेवलपमेंट हुआ है इससे किन किन कंपनियों को फायदा होगा?
समय अपने पूरे सिक्लिक नेचर के हिसाब से सबसे तेज है। 3 बड़ी जगह हैं जहां से नेचुरल गैस आप लेते हैं। फर्स्ट इज अमेरिका, सेकंड रशिया। रशिया ने अपनी नेचुरल गैस की जो सप्लाई है उसको काफ़ी हद तक कम कर दिया है। बड़ी वजह यूरोप के ऊपर प्रेशर है। यूरोप में इस समय जो सर्दियां आने वाली हैं तो स्टॉक पाइलिंग है वो काफ़ी हद तक कम हो गई है। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है जो अमेरिका से मैं कह रहा था कि जो गैस की सप्लाई होती है वहाँ पर बैक टू बैक 2-4 बड़े तूफान आने की वजह से सप्लाई पूरी तरह से डिस्टर्ब है और ये अक्रॉस द कंट्री है। और एक और बात, कोयले की सप्लाई को लेकर जो एनवायरमेंट के कंसर्न्स थे उसने नेचुरल गैस की जो मांग है एकाएक बढ़ा दी। इसलिए 12 साल के आप ऊपरी स्तरों पर देख पा रहे हैं और इसके अंदर काफी तेजी भी आई है। भारत के हिसाब से किन किन कंपनीज को ज्यादा बेनिफिट होगा? भारत करीब 30% अपनी गैस का इंपोर्ट करता है, 70% गैस खुद से यूज कर लेता है। हालांकि गैस के ऊपर डिपेंडेंस जो है भारत की काफी हद तक कम है। सरकार इसको बढ़ाना चाहती है। टोटल फ्यूल बास्केट के अंदर सरकार गैस की जो हिस्सा है वो करीब 13 से 14% करना चाहती है, जो भी 6 से 7% है, यानी 2 से 3 गुना। लेकिन फिलहाल इसी खबर का जो अगर फायदा मैं बोलूं तो आप ओएनजीसी को बेनिफिट हो सकता है इसका, साथ ही होगा ऑयल इंडिया को इसका बेनिफिट हो सकता है। ये 2 बड़ी कंपनीज है। एक इसके अलावा एक और कंपनीज होती हैं जो सीधा सीधा सप्लाई करती हैं, जैसे कि गेल और पेट्रोनेट एलएनजी। पेट्रोनेट एलएनजी के बड़े कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ईरान से। ये एलएनजी को मंगवाती है और भारत के अंदर सप्लाई करते हैं, जो कि पुराने रेट पे होगा और आज के नए रेट पे जाके डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को जाके दे देगी। तो ये सीधा पास ऑन कर रही है। गेल को भी इसका बेनिफिट होगा क्योंकि सबसे बड़ी जो गैस की पाइपलाइन है वो गेल के पास ही है और जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी तो आपकी जो मर्चेंट ट्रेड्स होते हैं वो भी बढ़ते हैं, इसके अंदर मार्जिन्स बढ़ जाता है। तो ओएनजीसी, ऑयल इंडिया, गेल, पेट्रोनेट एलएनजी, इसको आप सबको बेनिफिशियरी मान सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डिम्पी ये सारी डिटेल्स हमें देने के लिए। चलिए अब कुछ और भी खबर का रुख कर लेते हैं और ये बताने के लिए शायद मेरे साथ जुड़ चुके हैं। शायद गुड मॉर्निंग, बताइए आज ट्रिगर्स और इम्पोर्टेंट खबरें कौन सी हैं? गुड मॉर्निंग पूजा। तो सेकंड क्वार्टर के जो अपडेट्स हैं वो उस पर फोकस रहेगा हमारा आज। तो बजाज फाइनेंस ने अपनी दूसरी तिमाही की अपडेट दी जिनमें ऑलमोस्ट लोन्स में डबल देखने को मिला। ऑलमोस्ट 60 लाख करोड़ का जो है लोन्स आया और जो ग्राहक है, जो नए ग्राहक है, उनमें भी ऑलमोस्ट डबलिंग हुई है कैपेसिटीज़ की। मैरिको की बात करते हैं तो उनके अपडेट में वो कह रहे हैं कि जो भारतीय कारोबार है उसमें रेवेन्यू ग्रोथ की ऑलमोस्ट 20% की एक्सपेक्टेशंस है ग्रोथ की और जो ओवरऑल कंज्यूमर सेंटिमेंट है उसमें जो है अच्छी इंप्रूवमेंट देखने मिली है। गोदरेज कंज्यूमर भी कहते हैं कि उनकी जो दूसरे तिमाही की जो डबल डिजिट सेल्स ग्रोथ की उम्मीद यहाँ पे भी है। उन्होंने आंकड़े नहीं मेंशन किए लेकिन डबल डिजिट कहा है। जी इंटरटेनमेंट की बात करें तो एनसीएलटी ने जो जी इंटरटेनमेंट को 7 तारीख तक का जवाब देने को कहा है और उन्होंने कहा है कि जी की जो ईजीएम थी ना करवाने की फैसला जो है गैर कानूनी माना जाएगा। तो एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है जी के लिए। कोल इंडिया भी रहेगा फोकस में। हमने अभी डिस्कस की थी एनर्जी शेयर्स के बारे में। तो आपके जो एल्यूमिनियम प्रोजेक्ट है उसके लिए उनको जो एक प्रिंसिपल अप्रूवल मिल चुका है। और 2 और अहम खबर है कि डिविडेंड पेमेंट हुए गवर्नमेंट को। कोल इंडिया ने दिए ऑलमोस्ट 2426 करोड़ और जो आपके ओएनजीसी है उसमें ऑलमोस्ट 1406 करोड़ दिए हैं। और शुगर स्टॉक्स भी रहेंगे फोकस में क्योंकि उन्होंने एक रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स का जो है आंकड़ा पार किया है, ऑलमोस्ट 7.23 मिलियन टन्स का। तो शुगर स्टॉक्स भी आज हमारे नज़र में रहेंगे। और आखिर में भारतीय एयरटेल्स का एक की डील हुआ है, राइट्स इशू याद रखिए कल शुरू हुआ था। रिलायंस म्यूचुअल फंड ने 204 रुपये में राइट्स के 20 लाख शेयर खरीदे हैं। तो ये सारे स्टॉक्स जो थे हमारे ध्यान पे रहेंगे आज पूजा। ओके बहुत बहुत शुक्रिया शायद ये सारी डिटेल्स देने के लिए। चलिए अब आपको क्विकली बता देते हैं कि आज ट्रेडिंग से आपको कमाई कहाँ हो सकती है। निर्मल बैंक सिक्योरिटीज की तरफ से 2 कॉल्स आई हैं एमएसटीसी, ये राहुल शर्मा की भी कॉल थी, तो नज़र ज़रूर रखिए इस पर। 350 के टारगेट के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 315 का होगा और वोल्टास में भी आप 1300 के लक्ष्य के लिए आज यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। तो ये 2 कॉल है खरीदारी के। इसके अलावा सेंट्रम ब्रोकिंग की तरफ से भी जो 2 कॉल्स आए हैं उसमें पहला कॉल है रिलायंस पर 2670 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करिए रिलायंस में। और दूसरा कॉल होगा कैप्लिन पॉइंट पर 950 के लेवल्स आज के सेशन में देखने को मिल सकते हैं। तो 4 कॉल्स हैं, चारों में खरीदारी करने की राय है। स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कमोडिटी मार्केट में किस तरह का एक्शन देखने को मिल सकता है ये भी समझ लेते हैं। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं चॉइस ब्रोकिंग के सचिन गुप्ता। सचिन गुड मॉर्निंग, बताइए आज कमोडिटी मार्केट कैसा लग रहा है आपको और ट्रेडिंग की रणनीति आज किन किन ऐसे क्लासेस में सुझाएंगे? वेरी गुड मॉर्निंग पूजा जी। देखिए अगर कमोडिटी मार्केट की बात करें तो जिस तरीके से एनर्जी सेक्टर के अंदर एक अच्छा खासा अपवर्ड मोमेंटम देखने को मिला है, चाहे नेचुरल गैस हो या वो
क्रूड ऑयल हो, एक अच्छा अपवर्ड मोमेंटम जो है पिछले कुछ दिनों से लगातार बना हुआ है। आज के ट्रेडिंग सेशन की अगर हम बात करें तो हमें लगता है क्रूड के अंदर अभी और अपसाइड पोटेंशियल यहाँ से नजर आ रहा है। अराउंड 5870 के आसपास में क्रूड ऑयल बाय पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं 5820 के स्टॉप लॉस के साथ। हायर साइड में हमें लगता है एक बार 5980 एंड 6000 तक के टारगेट जो है क्रूड में देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट कॉल जो है हमारा वो बुलियन से रहेगा। बुलियन के अंदर हमें लगता है कि एक बार सिल्वर के अंदर कुछ अपसाइड मोमेंटम्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ऑल्दो जिस तरीके से 60,000 के ऊपर सिल्वर जो है पिछले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन से सस्टेन करता हुआ नजर आ रहा है, हमें लग रहा है एक अपवर्ड मोमेंटम जो है वह आने वाले कुछ दिनों में देखने को मिलेगा। बट आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए कल की क्लोजिंग अप्रोक्सीमेटली 60,960 के आसपास है। आज की ओपनिंग अगर 60,700 750 के आसपास मिलती है तो वहां से बाय इनिशिएट कर सकते हैं। 60,300 का एक स्टॉप लॉस रखना होगा। हायर साइड टारगेट 61,500 करेगा। ओके सचिन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुबह सुबह अपना समय देने के लिए और ये दोनों ही रणनीति सुझाने के लिए। तो कच्चा तेल और सिल्वर यहाँ पर आज आप नजर रखिए। अब बात करते हैं ब्रोकरेज हाउस के रिपोर्ट्स की। तो शुरुआत करते हैं मेरिको के साथ। CLSA की रिपोर्ट आई है, अंडरवेट की रेटिंग बरकरार रखी है, लक्ष्य देख रहे हैं 550 रुपये प्रति शेयर का। तो मेरिको पर आज फोकस रखिए। CLSA की एक और रिपोर्ट आई है GCPL पर भी, यहाँ पर ये आउटपरफॉर्म की रेटिंग बरकरार रखे हुए हैं, लक्ष्य है 1050 रुपये प्रति शेयर का। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई है AU स्मॉल फाइनेंस पर और ये ओवरवेट की रेटिंग यहाँ पर बरकरार रख रहे हैं, लक्ष्य देख रहे हैं 1500 रुपये प्रति शेयर का। तो AU स्मॉल फाइनेंस, GCPL और मेरिको, ये 3 स्टॉक्स हैं जहाँ पर कि आज आपको नजर रखनी है। चलिए फिलहाल मॉर्निंग स्वदेश में मेरे साथ इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। अगला शो होगा खरा सौदा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। ईटी नाउ का अपने दर्शकों से वादा रहा है राइज विद इंडिया, और हम इस वादे को कई सालों से निभा रहे हैं और हर हिंदुस्तानी को भारत की तरक्की में हिस्सेदार बनने का न्योता दे रहे हैं। पिछले 1.5 साल में कोविड के कठिन माहौल में चीज़ें तेज़ी से बदली है और ये बात साबित हुई है कि जो भी बदलाव को खुले दिल से स्वीकार नहीं करेगा वो पीछे रह जाएंगे। तमाम चुनौतियों और ग्लोबल पैंडेमिक के बावजूद भारत की इकॉनमी ने अच्छी ग्रोथ दिखाई है। स्टॉक मार्केट